चैप्टर 15 देख रहे हैं, वेव्स। वेव्स पे सवाल और जवाब देखेंगे। पहला है, एक स्ट्रिंग है जिसका मास 2.5 kg दिया हुआ है। इसका टेंशन भी दिया हुआ है 200 न्यूटन। जो लेंथ है स्ट्रेच स्ट्रिंग की वो 20 मीटर है, और जो ट्रांसफर जर्क एक एंड पे इसको जर्क दिया गया। हाउ लॉन्ग डज द डिस्टर्बेंस टेक टू रीच द अदर एंड? कितने समय में जो डिस्टर्बेंस है, मान लीजिए इस तरीके से इसको जर्क दिया गया यहाँ पर, यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में इसको कितना समय लगेगा? जो चीज़ है वो लिख लेते हैं पहले। जैसे मास दिया हुआ है, टेंशन दिया हुआ है और लेंथ दिया हुआ है। अच्छा, हम जानते हैं म्यू जो कि हमारा मास पर यूनिट लेंथ होता है, वो आपका m/l, यानी कि इसको आप लेंथ से डिवाइड कर दीजिए, ये मास पर यूनिट लेंथ होता है, तो ये करीब इतना आ जाएगा। फिर जो वेलोसिटी है, अब क्योंकि इन्होंने दे रखा है कि ट्रांसवर्स वेव है, तो जो वेलोसिटी होती है ट्रांसवर्स वेव में वो होती है v = t/μ। इसीलिए हमने म्यू निकाला है, क्योंकि टेंशन हमारे पास है। म्यू निकालने की आवश्यकता थी, जो कि हमने इन दोनों को डिवाइड करके निकाल लिया। अब v = t/μ, t हमारे पास पता है, म्यू हमें पता है, इसको अंडर रूट के अंदर रखिए, 40 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। अब टाइम निकालना है तो कैसे निकालेंगे? क्योंकि हमारे पास डिस्टेंस है, डिस्टेंस कितना है? लेंथ के बराबर, और स्पीड = डिस्टेंस बाय टाइम, इसी वही वाला फॉर्मूला यूज कर लेंगे हम। यानी कि टाइम अगर निकालना है आपको, तो ये डिस्टेंस यानी कि 20 और स्पीड जो अभी आपने निकाली, इसको रख लीजिए, डिवाइड कर लीजिए, इतना सेकंड आ जाएगा, 0.5 सेकंड। एक स्टोन है जिसको ड्रॉप किया गया टॉप टावर के टॉप से, इसकी हाइट 300 मीटर दी हुई है, और ये स्प्लैश करता है पानी, नीचे पॉन्ड है, उसमें पानी है, टावर के नीचे बेसमेंट में। बेस में मतलब टावर के नीचे, बेस टावर के अलहदा। अभी आपको डायग्राम में दिखाता हूँ इसको। अब जो स्प्लैश सुनाई दिया, कहाँ पर? जो जिन्होंने फेंका इसको, तो उनको ऊपर सुनाई दिया। आपको ये बताना है कब सुनाई दिया उनको। जो स्पीड ऑफ साउंड है एयर का, वो इतना लेना है आपको, 340। तो कुछ इस तरीके से है, ये टावर है, यहाँ से इसको फेंका गया पत्थर को, फिर यहाँ पर पॉन्ड है इस जगह पे। उसके बाद जैसे ये स्प्लैश यहाँ पर पानी पे पत्थर टकराया, यहाँ से साउंड इनको दोबारा सुनाई दिया। तो हमको ये आने का मतलब पत्थर के गिरने का, और फिर साउंड के ऊपर जाने का, इसका दोनों का टाइम निकालना है, जोड़ना है उनको, इतना ही टाइम लगेगा। तो उसके लिए क्या है, यहाँ से यहाँ तक जो है फ्री मोशन, जो न्यूटन लॉ है, न्यूटन लॉ लगाएंगे हम, और उसके बाद यहाँ पर हम अपना वेव्स वाली चीज़ यूज़ करेंगे। तो हाइट टावर की दी हुई है 300 मीटर। जो इनिशियल वेलोसिटी है, क्योंकि जीरो वेलोसिटी से फेंका गया है, जीरो इनिशियल वेलोसिटी से फेंका गया है। एक्सेलरेशन आपके पास 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। स्पीड ऑफ साउंड एयर में ये भी दी हुई है। अब हम क्या करेंगे कि लॉ ऑफ मोशन लगाएंगे, सेकंड लॉ ऑफ मोशन लगाएंगे। हमको टाइम निकालना है, कितना समय उसने यहाँ से यहाँ तक लिया, पत्थर ने ऊपर से नीचे पहुंचने के लिए। तो S = हम T1 मान के चलते हैं, तो S = U_T1 + ½ GT1²। तो S है 300, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, टावर से नीचे, टावर के तल तक, टावर के कहें कि आप बेस तक, इसकी दूरी है 300। इनिशियल वेलोसिटी 0 है, ग्रेविटी हम 9.8 ले रहे हैं, T1 हमारा T1 है। तो T1 कैसे आएगा? 7.82 सेकंड आ गया। अब यहाँ से ये तो टाइम हुआ पत्थर का यहाँ पहुँचने का। अब पत्थर की आवाज़ यहाँ से यहाँ तक जा रही है, तो ये तो सिंपल हम दूरी के, क्योंकि हमारे पास दूरी 300 दिया हुआ है, और उसके बाद साथ में हमारे पास ये भी है 340, जो इसका स्पीड है एयर में, तो दोनों को डिवाइड कर देंगे तो हमारा T2 आ जाएगा। अब जो T1 निकाला हमने और T2 निकाला है, इन दोनों को हम जोड़ देंगे तो आपका 8.7 सेकंड आ जाएगा। जो स्टील वायर है उसकी लेंथ 12 मीटर दी हुई है, मास 2.1 kg दिया हुआ है। इसमें कितना टेंशन होना चाहिए इस वायर में, ताकि जो स्पीड होगी ट्रांसफर वेव की इस वायर में वो बराबर हो जो स्पीड है साउंड ड्राई एयर में, जो 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे इतनी आपको 343 मीटर पर सेकंड हो। तो लेंथ आपको दी हुई है, मास दिया हुआ है, जो चीज़ दी है वो तो हम लिख लेते हैं, वेलोसिटी दी हुई है। अब जानते हैं कि जब हम टेंशन वगैरह की बात करते हैं तो मास पर यूनिट लेंथ निकालते हैं, म्यू = मास पर यूनिट लेंथ, यानी 2.10 को 12 से डिवाइड कर दीजिए, ये आ गया म्यू। इसके बाद हम टेंशन वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे जो वेलोसिटी से रिलेट करता है, v = √T/μ। अब इस केस में
वेलोसिटी आपके पास है, आपके पास म्यू भी आपने m/l करके निकाल लिया, वी आपको दिया है, ये ट्रांसवर्स वेव की वेलोसिटी दी हुई है। तो आप टी कैसे निकालेंगे? टी इक्वल टू यहाँ वी स्क्वायर करें और म्यू से मल्टीप्लाई कर दें, तो 343 का होल स्क्वायर करके इस म्यू से यानी कि 0.175 से मल्टीप्लाई कर दें, तकरीबन इतना न्यूटन आ जाएगा ये, 2.06 इंटू 10⁴। फॉर्मूला है आपके पास v इक्वल टू अंडर गामा पी बाय रो, पी इसमें प्रेशर है, रो डेंसिटी है। इसका यूज करके आपको बताना है कि जो स्पीड है साउंड की वो इंडिपेंडेंट है प्रेशर से, इंक्रीज प्रेशर के इंक्रीज से इंडिपेंडेंट है या कैसे है, या ये बताना है कि क्या ये स्पीड इंक्रीज होती है टेम्परेचर के साथ और क्या ये इंक्रीज होती है ह्यूमिडिटी के साथ। इस फॉर्मूला को देख के बताना है। तो आप देखें इसमें करेंगे हम क्या कि हमारे पास वेलोसिटी इक्वल टू गामा पी बाय रो तो दिया हुआ है। अब अगर हमारे पास n मोल है तो हम जानते हैं कि जब हम सारे लॉ, बॉयज लॉ, चार्ल्स लॉ वगैरह, रेनॉल्ट लॉ को मिला दें तो पी वी इक्वल टू एन आर टी आता है। और n जिसमें जो मोल्स होते हैं वो क्या होते हैं? स्मॉल m बाय कैपिटल M। इसमें एक मॉलिक्यूलर वेट यूज करते हैं हम, और कितने हैं, क्या मास क्या है उस मैटर का, वो हम यूज करते हैं। अब हम क्या कर रहे हैं, इसको n को सब स्मॉल m बाय कैपिटल M लिखा, m इसमें टोटल मास है ये वाला, और कैपिटल M हमारे पास मॉलिक्यूलर मास है उस गैस का ले लें, क्योंकि इसमें बात ही उस चीज़ की कही गई है जो हम ये फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। अब प्रेशर क्या होगा इसमें, इसी के संदर्भ में अगर प्रेशर निकालने की कोशिश करें, बाकी सब दाएं हाथ पे ले आए तो ये होता है। अब इसमें एक चीज़ आप देखने योग्य है कि हम जब इसको RT/m m/m कह रहे हैं और इस रो को हम यहाँ ले जाते हैं नीचे, क्योंकि हमें ये संख्या चाहिए, देखिएगा p बाय रो। अब ये रो कैसे आ गया? हम जानते हैं कि जो रो होता है वो मास होता है रो इंटू वॉल्यूम, मतलब डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो रो इंटू वॉल्यूम हम मास की जगह लिख सकते हैं, और जैसे हमने रो इंटू वॉल्यूम लिखा हमारा ये वी और वी कैंसिल हो गया, है ना, ये वी कैंसिल हुआ तो हमारे पास क्या बचा, रो आ गया, वी कैंसिल हो गया। तो जब रो को इधर लाएंगे तो पी बाय रो आपका RT/m आ गया, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अब इसको हम इस जगह पे तब्दील करेंगे क्योंकि हम पी बाय रो हम चाह रहे थे ताकि इसके अंदर रख सके, और उसका क्या रिलेशनशिप है, यहाँ से लाए मास को हमने रो इंटू वेलोसिटी लिखा है, रो इंटू वॉल्यूम लिखा। अब देखिए किसी भी रो और पी, अगर हम इसका रेशियो लें प्रेशर का इस डेंसिटी से, और हमने कहा कि टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो जैसे पी इंक्रीज करेगा आपका रो इंक्रीज करेगा, और ये वाइस वर्सा है, क्योंकि ये दोनों संख्या को डिवाइड करेंगे तो कांस्टेंट आ रहा है। इसका मतलब v इक्वल टू, अगर मैं ये कहूँ कि ये दोनों इसको बढ़ाए तो ये बढ़ता है, इसका मतलब, और ये हम कह रहे हैं कि टेम्परेचर के लिए कांस्टेंट है, तो ये भी कांस्टेंट हो गया, गामा तो खैर कांस्टेंट है ही है, तो अल्टीमेटली ये v कांस्टेंट हो गया, यानी कि वेलोसिटी इंडिपेंडेंट होगी प्रेशर से। अब देखिए प्रेशर से इंडिपेंडेंट कर दिया इसको। मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि हमने कहा p बाय रो हमारा RT/m है, इसमें R कांस्टेंट है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, और किसी भी जो गैस हो या मैटर हो उसका मॉलिक्यूलर मास तो कांस्टेंट रहता है। टेम्परेचर इज वेरिएट कर रहा है, अगर मैं टेम्परेचर को कांस्टेंट मान लूँ तो ये पूरी संख्या पूरी कांस्टेंट हो जाएगी ना। तो इसको कह सकते हैं कि ये जो अंदर की संख्या है यहाँ से यहाँ तक ये कांस्टेंट है, क्योंकि RT/m हमने कहा टेम्परेचर पे कांस्टेंट है और गामा तो खैर कांस्टेंट है ही, तो पूरा का पूरा कांस्टेंट हो गया, यानी कि वेलोसिटी इंडिपेंडेंट हो गई प्रेशर से, जो कि आपको यहाँ से नहीं दिख रही है। अब देखिए वेलोसिटी को √p लिख रहे हैं, लेकिन हमने p बाय रो को कुछ इस तरीके से बना दिया कि वो कांस्टेंट होने लगा। इसी तरीके से क्योंकि p बाय रो हमने RT/m बनाया था, तो v कैसे आया, गामा p बाय रो, और p बाय रो की जगह RT/m लिख दिया। अब वेलोसिटी डायरेक्ट यहाँ से देखिए, वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गई इस टेम्परेचर की। तो जैसे टेम्परेचर आप इंक्रीज करेंगे वेलोसिटी इंक्रीज करेगी, या कहेंगे वेलोसिटी के इंक्रीज के साथ टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। अब इसी चीज को आप ये दोनों को ले लीजिए, तो वेलोसिटी किसके प्रोपोर्शनल होगी, 1/√रो के, और रो क्या, डेंसिटी। इसका मतलब ये है कि ह्यूमिडिटी इंक्रीज डिक्रीज होगी, क्योंकि ये इनवर्सली है। अगर आप रो इंक्रीज करेंगे तो ये डिक्रीज होगा, और वाइस वर्सा। तो वेलोसिटी अगर आप
डिक्रीज या इंक्रीज मान रहे हैं तो ये रो पे डिपेंड करेगी। तो इंक्रीज इन ह्यूमिडिटी जो डिक्रीज कर रही है वो इफेक्टिवली आप ये कहिए कि वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, क्योंकि यहाँ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। बस आपको ध्यान रखना है किससे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, किससे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, उस हिसाब से आप बता सकते हैं कौन सी चीज आगे बढ़ रही, कौन सी चीज कम हो रही है। अब यू हैव लर्न दैट अ ट्रैवलिंग वेव इन वन डायमेंशन इज रिप्रेजेंटेड बाय y इक्वल टू fx, ठीक कॉमा t, x इसमें और t आपका x पोजीशन दिखाता है, t टाइम है, स्पेस एंड टाइम कहते हैं इसको। अब इसमें y इक्वल टू एफ एक्स प्लस माइनस वी टी, क्या कॉम्बिनेशन इसका जहाँ x और t है वो x माइनस वी से लेकर x प्लस वी, देखिए कहाँ वेरिएट कर रहे हैं इसको, क्या कॉन्वर्स ट्रू है ये बताना है, मैं भी समझाऊंगा आपको ये क्या है। इसका मतलब ये है कि क्या हर एक फंक्शन या ये x माइनस वी टी ये वाला या x प्लस वी टी ये ट्रैवलिंग वेव दिखा रहा है आपको एग्जामिन भी करना है कि क्या ये फंक्शन जो 1 2 3 ये आपके ट्रैवलिंग वेव बता रहे हैं कि नहीं बता रहे हैं। पहली चीज़ ये है कि अगर आप इसी चीज़ को देखें कि जो ट्रैवलिंग वेव है एक डायमेंशन में वो आप एफ एक्स कॉमा टी से बता रहे हैं, लेकिन जो कॉम्बिनेशन है x माइनस वी टी और x प्लस वी टी, अगर आप ये कहें कि हर एक फंक्शन ये या ये ट्रैवलिंग वेव दिखाएगा तो ये गलत है, ये ट्रैवलिंग वेव नहीं दिखाता है। और आपको अगर ये बताना हो कि इन तीनों में से कौन सा ट्रैवलिंग वेव है, तो जो इसका और इसका दोनों आंसर सेम ही है। क्या? क्यों? क्योंकि जो हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट होती है किसी वेव फंक्शन को कि हाँ वो वाकई में ट्रैवलिंग वेव है, एक वेव तब ट्रैवलिंग वेव बनेगी कि जितनी भी एक्स और वाई टी की वैल्यू लें, एक्स और टी की वैल्यू आप इसमें लें, एक्स और कॉमा टी में एक्स और टी की वैल्यू लें, तो फंक्शन की एक फाइनाइट वैल्यू होनी चाहिए। आप इन तीनों में देखें तो ये कोई भी इसमें फाइनाइट वैल्यू आपको नहीं दे रहा है। कई कई जगह तो आपकी 1 बाय इनफाइनाइट यानी कि इस तरीके से वैल्यू आएगी। आप एक्स और टी की वैल्यू रख के देख लें, 0 0 0 रख के देख लें, तो यहाँ पर कोई भी आपकी ट्रैवलिंग वेव नहीं है। एक बैट है जो एमिट करता है अल्ट्रासोनिक साउंड, उसकी फ्रीक्वेंसी दी हुई है, और यदि जो साउंड है वो मीट करती है वाटर सरफेस को, जिसकी वेवलेंथ अगर आप बताना चाहें तो पहले आपको वेवलेंथ बतानी है रिफ्लेक्टेड साउंड की, ट्रांसमिटेड साउंड की। जो स्पीड है साउंड का वो ये दिया हुआ है वाटर में और एयर में। तो हम क्या करेंगे, दोनों के लिए एक ही चीज़ लगाएंगे। पहले तो हमको जो फ्रीक्वेंसी दी हुई है उसको लिख लेंगे, किलो में दी हुई है तो हम उसको 1 किलो 10 की पावर 3 होता है तो 10 की पावर 6 हर्ट्ज हो जाएगा। स्पीड ऑफ साउंड इन एयर दिया हुआ है, हम इसको 340 मीटर पर सेकेंड लिख लेंगे। अब देखिए वेवलेंथ कहाँ से, अब जहाँ जाए v इक्वल टू न्यू लैम्डा होता है, वेलोसिटी होता है फ्रीक्वेंसी इंटू लैम्डा, तो लैम्डा निकालना हो तो क्या करेंगे, v बाय न्यू, मतलब वेलोसिटी को फ्रीक्वेंसी से डिवाइड कर देंगे। तो वेलोसिटी क्या है 340 एयर में, और खैर फ्रीक्वेंसी तो आपको 10 की घात 6 दी हुई है, दोनों को डिवाइड कर लीजिए, ये संख्या आ जाएगी। अब इसमें आते हैं वाटर के लिए, सेम काम करेंगे, बस ये 340 की जगह 1486 लिख देंगे, 1486, और फ्रीक्वेंसी तो वही रहेगी, तो 1.49 इंटू 10 की पावर -6, इस तरीके से लैम्डा निकलेगा। एक हॉस्पिटल है वो अल्ट्रासोनिक स्कैनर यूज करता है ताकि टिश्यू में ट्यूमर्स दिखाया जा सके, बताया जा सके। तो क्या वेवलेंथ होगी साउंड की इस टिश्यू में, जिसकी स्पीड जो साउंड की है 1.7 किलोमीटर है इसमें टिश्यू में, जो ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी है स्कैनर की वो 4.2 मेगाहर्ट्ज है। तो हमको 1.7 किलोमीटर पर सेकंड दी हुई है जो स्पीड है साउंड की, यानी जो वेग है इस टिश्यू में साउंड का, 1.7 किलोमीटर पर सेकंड दिया हुआ है। किलोमीटर पर सेकंड को हम सेकंड तो रहने देते हैं, किलोमीटर को हम 10 की पावर 3 कर लेते हैं, यानी कि इसमें बदल लेते हैं। जो ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी है स्कैनर की ये यानी कि ये 4.2 मेगाहर्ट्ज, मेगा की जगह 10 की पावर 6 लिख लेते हैं। जो वेवलेंथ है साउंड का इस टिश्यू में, अब फिर से v इक्वल टू एन लैम्डा, यानी कि लैम्डा को निकालना है तो v बाय न्यू, यानी वेलोसिटी यहाँ रख देते हैं, फ्रीक्वेंसी यहाँ रख देते हैं, दोनों को मतलब आपको करना क्या है, इसको इससे डिवाइड कर देना है, तो ये आपका लैम्डा आ जाएगा। एक ट्रांसवर्स हार्मोनिक वेव है किसी स्ट्रिंग में, वो कुछ इस तरीके से बताई गई है, यानी कि y इक्वल टू a है, ये एम्पलीट्यूड हो गया साइन, और ये पूरा का पूरा आपका फेस हो गया, और ये फेज एंगल हो गया। तो x और y इसमें सेंटीमीटर में दिए हुए, x और y सेंटीमीटर में है, और टाइम जो है आपका सेकंड में है। जो पॉजिटिव डायरेक्शन है x है वो लेफ्ट से राइट है। तो पहले आपको बताना है क्या ये ट्रैवल कर रही है वेव, पहले ट्रैवलिंग वेव है या स्टेशनरी वेव बताना है।
इसके बाद बताना है कि यदि ये वेव ट्रैवल कर रही है तो इसका स्पीड क्या है और डायरेक्शन क्या है इसके प्रोपोगेशन का, और एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी क्या है इसकी, और इनिशियल फेस क्या है उसके ओरिजिन का, और क्या लीस्ट डिस्टेंस होगा दो सक्सेसिव क्रेस्ट में वेव, मतलब सीधी सी बात है, आपसे वेवलेंथ पूछी गई है यहाँ पे। और ये सारी चीज़ें जो है ना वो इसी इसी इक्वेशन में ही निहित है, इसी इक्वेशन में दी हुई है। अगर हम इसको कंपेयर करना शुरू करें तो हमारे पास जो इक्वेशन है ये इसका उत्तर है। ये कैसे आया ये उत्तर मैं बताता हूँ आपको। हमारा जो ये इक्वेशन सवाल में दिया हुआ है इसको हम इक्वेट करेंगे अपनी जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है। ये जो इक्वेशन है प्रोग्रेसिव वेव की, जो वो ट्रैवल कर रहा है या कर रही है लेफ्ट से राइट, सवाल में दिया हुआ है, तो उसका डिस्प्लेसमेंट फंक्शन होता है वाई एक्स कॉमा टी इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स प्लस फाइव। ए क्या हो गया इसमें 3, ये साइन ओमेगा टी मतलब ये 36t, तो ओमेगा कितना हो गया, ओमेगा यहाँ पर आ गया 36, ये ए है, एम्पलीट्यूड आ गया आपका 3.0। इसी तरीके से के एक्स और अपने इसको मैच करा, के आपका होता है वेव नंबर, तो के क्या आ गया, मैच कराइए इससे 0.018। इस तरीके से आपका 5 भी आ गया, पाई बाय 4। ये सारी संख्याएं मिल गई आपको। अब हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्मूले है, उससे हम ये सारी चीज़ निकाल सकते हैं। जब हमने कंपेयर किया ओमेगा 36 आया, के आपका ये आया जो मैंने अभी बताया आपको। अब हमारे पास हमको पता है कि जो फ्रीक्वेंसी होती है या कह सकते हैं ओमेगा इक्वल टू 2 पाई फ्रीक्वेंसी, 2 पाई एफ, या 2 पाई न्यू कह सकते हैं। न्यू होगा आपका ओमेगा बाय 2 पाई। मैं फिर से बताता हूँ, ओमेगा होता है 2 पाई एफ, फ्रीक्वेंसी होती है, यहाँ पर न्यू भी लिख सकते हैं, ये की चीज़ है। तो न्यू निकालना हो तो क्या होगा, ओमेगा बाय 2 पाई, यहाँ से इसको यहाँ ले आएंगे, तो ओमेगा बाय 2 पाई है। इसी तरीके से लेमडा आपका 2 पाई बाय के होता है, वेव नंबर आपका इस तरीके से लेट होता है। अब वी इक्वल टू एन लेमडा होता है, मतलब वी इक्वल टू एफ लेमडा, वी इक्वल टू न्यू लेमडा, एक ही बात है। न्यू और फ्रीक्वेंसी कई जगह यही सिंबल यूज करते हैं, कई जगह ये सिंबल यूज करते हैं। बहुत सारी चीज़ें हमारे पास है ऑलरेडी, हम निकाल चुके हैं। तो हम क्या करेंगे, जो अगर हमको न्यू निकालना है तो ओमेगा बाय 2 पाई ये हमने फ्रीक्वेंसी की जगह रखा, और ये आपका क्योंकि लेमडा इज 2 पाई बाय के, तो दोनों की जगह हमने ये रख लिया। क्यों रखा, क्योंकि हमारा ये जो एक्सप्रेशन है इसमें 2 पाई कैंसिल होगा, ओमेगा बाय के आ जाएगा। ये इसलिए किया क्योंकि ओमेगा की वैल्यू हमारे पास डायरेक्ट यहाँ से मिली है और के की वैल्यू हमें डायरेक्ट यहाँ से मिली है। दोनों को डिवाइड कर दीजिए, आपके पास ये आपकी स्पीड आ जाएगी 20 मीटर पर सेकेंड। सेंटीमीटर में आई थी, हमने इसको मीटर में बदल दिया है। जो स्पीड आ गई भी आपकी, एम्पलीट्यूड भी आपके पास है, यहाँ से एम्पलीट्यूड है। जो फ्रीक्वेंसी कितनी आएगी, अभी मैं बताया था आपको, फ्रीक्वेंसी ओमेगा बाय 2 पाई होता है। ओमेगा आपके पास है और 2 पाई आप लिख दीजिए, 5.74 तो खैर हर्ट्ज आ जाएगा। अब आप देखें कि यहाँ पर ये 5 है, मतलब 5 आपको ये दिया हुआ है, तो जो ये तो 5 भी आ गया। अब डिस्टेंस अगर आपको निकालना है दो क्रेस्ट और दो ट्रफ में, वो आपको क्या निकालना है, बेसिकली यू वांट लैम्डा। तो आप जानते हैं वेव नंबर होता है 2 पाई बाय लैम्डा के बराबर। अगर लैम्डा निकालना है तो लैम्डा को यहाँ करिए, के को डिवाइड कर दीजिए 2 पाई बाय के आपके पास डायरेक्ट वैल्यू 0.018 है, तो ये 3.49 मीटर आ जाएगा। अब जो आपने पिछली वेव देखी थी, आपको इसमें y वर्सेस t प्लॉट करना है, जहां पर x 0 हो, 2 हो, 4 हो। तो आप ध्यान से देखिएगा, हम किसी एक के लिए करेंगे 0 या 2 और 4 के लिए, और वो जो कर्व है वो एकदम सबके लिए सेम होगा। आपको इसका शेप बताना है, और किस एस्पेक्ट में जो ऑसिलेटरी मोशन है इस ट्रैवलिंग वेव की, वो अलग अलग डिफर होती है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट, किसके टर्म्स में, एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी और फेज के टर्म्स में। तो जो ट्रांसवर्स हार्मोनिक वेव है वो कैसे दी गई है, सवाल जो 15.8 सवाल है उसमें वाई एक्स कॉमा टी, मैं फिर से दिखा देता हूँ आपको, इसके बारे में बात हो रही है। तो हमने वो डायरेक्ट लिख लिया। अब इसमें सारी चीज़ें हमें पता है ना, अभी अभी हमने सवाल में भी निकाला, ओमेगा हमने निकाले, या हमारे पास लैम्डा निकल गया था, एम्पलीट्यूड डायरेक्ट दी हुई है, सब चीज़ें हमारे पास है। और सवाल में ये दिया है कि आपको टी और वाई, देखिए आपको वाई और टी के बीच में ग्राफ बनाना है। तो वाई कैसे आएगा, पहले बताता हूँ आपको कि आप x इक्वल टू 0 रखेंगे पहली बार में, x इक्वल टू 2 रखेंगे, x इक्वल टू 4 रखेंगे, तो 0 क्लिक करके देखते हैं। x इक्वल टू 0, जैसे x इक्वल टू 0 है, मतलब हर जगह जैसे ये x की जगह 0 रखना है, इसकी जगह 0 रखना है आपको। तो y 0 कमा टी, तो आपको करना क्या है, इस x की जगह 0 रख देना बस यहाँ पर, तो एक वैल्यू आएगी 36 t प्लस पाई बाय 4। आप जानते हैं ओमेगा 2 पाई बाय टी होता है ना, ओमेगा 2 पाई बाय टी होता है, ये टाइम पीरियड है आपका। तो
ओमेगा बेसिकली 36 है, जैसे टाइम पीरियड निकल के आ जाएगा, टाइम पीरियड कितना हुआ 2 पाई 36, यानी कि जब हम x को 0 रखेंगे, तो हमारे पास t क्या आना चाहिए, वो हमारे पास यहाँ से वैल्यू मिल रही है ना। तो अगर हम y और t को अगर हम ग्राफ करना चाहते हैं तो अलग अलग y के लिए उसकी जो t वैल्यू आ रही है वो आपको रखनी है इसमें, जो t आएगी ये ध्यान रखिएगा। यानी इस t की जगह ये जो t है इसकी जगह हम यहाँ पर ये रिप्लेसमेंट करेंगे और फिर साइन की वैल्यू निकाल के 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और y आएगा हमारा। आप समझिए कैसे आएगा। हमने ये t जो निकाला है हर बार ये 2 पाई 36 तो यहाँ रहेगा ही रहेगा, साथ में आप पहली बार यहाँ 0 रखेंगे, फिर यहाँ अगली बार t/8 रखेंगे, फिर अगली बार 2t/8 रखेंगे, साथ में हर बार ये रखने के बाद फिर ये 36 इंटू टी, जो कि ये यहाँ से संख्या आ रही है आपकी, प्लस पाई/4, ये सब जुड़ता रहेगा। लेकिन यहाँ x में पहली बार ये, फिर दूसरी बार ये, इस तरीके से हम t तक जाएंगे और उसी करस्पॉन्डिंग y वैल्यू निकालेंगे। तो ये आपको निकालनी पड़ेगी क्योंकि सारी संख्याएं आपके सामने है, साइन की वैल्यू निकालनी पड़ेगी उसमें। ये अलग अलग संख्याएं आ गई और उसके बाद आप इसका प्लॉट बनाएंगे, यानी कि आप कह रहे 0 पे क्या है, अगर t 0 है तो y कितना आ रहा है 3/√2, तो 0 पे 3/√2। ऐसी t/8 पे क्या आ रहा है 3, देखिए यहाँ पर 3 बनाया है, t/8 पे 3 है। ऐसे देखिए 3t/8 पे 0 है, 3t/8 पे 0 है। ऐसी अगर आप देखें ये वाला संख्या यहाँ पर हाईएस्ट आ रही है, इस तरीके से हम t तक पहुंच जाएंगे और फिर इसको एक कर्व प्लॉट कर देंगे। तो ये आएगा आपका पहला 0 के लिए, ऐसी 2 के लिए, ऐसी 4 के लिए। हर बार 2 और 4 हर बार वेरिएट करना है आपको इसको, है ना। जब 2 होगा तब क्या होगा, और 2 के लिए फिर से आप यही काम करेंगे। इस बार आप यहाँ 2 रखेंगे, ये ग्राफ बना है 0 के लिए, इस बार आप 2 रखेंगे, ऐसे वेरिएट करेंगे इसको ना। तो फिर ये ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा, ऐसे कुछ बन के आएगा। ये अगला इस तरीके से बनेगा आपका, और उसके बाद तीसरा इस तरीके से कुछ बनेगा। तो ये 3 आपके ग्राफ निकल के आएंगे इससे। एक ट्रैवलिंग हार्मोनिक वेव है y x, t, इसमें a cos 2 पाई आगे अंदर चीज दी हुई है, जहाँ पर x और y आपका सेंटीमीटर में है, t आपका सेकंड में है। आपको फेज डिफरेंस, ऑसिलेटरी मोशन, दो पॉइंट्स के बीच में जो सेपरेटेड है, इसका डिस्टेंस दिया हुआ है, ये निकालना है। तो हमारे पास जो इक्वेशन दी है कुछ इस तरीके से दी हुई है। इसमें करना क्या है, पहले तो आप थोड़ा सा इसको एक रीअरेंजमेंट हम कर सकते हैं। हम करेंगे क्या कि 0.08 को जरा बाहर ले लीजिए, तो ये 10t/0.0080 आएगा -x, यहाँ तक ठीक हो गया। अब इसमें देखिए, अब हमारी जो वैल्यू आई है इसको कंपेयर करेंगे हमारी स्टैंडर्ड ट्रैवलिंग हार्मोनिक वेव से। तो यहाँ पर हमारे पास ये जो वैल्यू आई है यहाँ से यहाँ तक, ये आपका 2π/λ है, ये पूरी की पूरी। ऐसी जो आपका लैम्डा है वो आपका इसी को सॉल्व कर लूँ तो लैम्डा आ जाएगा। तो लैम्डा कितना आ गया 125 सेंटीमीटर। अब हम जानते हैं कि जो इस यहीं से ले लिया हमने, केवल बस इस छोटी सी इसमें ट्रिक है कि आपको 2 पाई यहाँ तक रहने देना, 0.080 बाहर ले आना, क्योंकि x को हमको खाली छोड़ना है, बस इतना समझ लीजिए। तो बाकी जो चीज़ आ रही है ये जो सामने आ रहा है आपका, ये आपका आप डायरेक्ट इसको इक्वेट कर सकते हैं 2π/λ से, जो कि ये संख्या है आपके पास। अब जिसे आप इसको कंपेयर करेंगे तो वेव नंबर वगैरह चीज़ें आती हैं। ये आपको इक्वेशन पता होनी चाहिए कि इक्वेशन ट्रैवलिंग हार्मोनिक वेव की क्या होती है। अब यहाँ तक हम लैम्डा ले आए। अब जो फेज डिफरेंस है ऑसिलेटरी मोशन में, अगर दो पॉइंट जिसमें डेल्टा एक्स सेपरेटेड है, डेल्टा फाई होता है 2π/λ इंटू डेल्टा एक्स, मतलब पाथ डिफरेंस और फेज डिफरेंस में ये रिलेशनशिप होती है। तब क्योंकि क्वेश्चन में देखिए डेल्टा एक्स दिया हुआ है, 1 2 3 4 ऐसे डेल्टा एक्स दिया हुआ है। तो पहली बार में डेल्टा एक्स जो है आप चाहे तो 4 मीटर यानी कि सेंटीमीटर में डाल दीजिए, क्योंकि पिछली संख्या भी सारी की सारी जो इक्वेशन है वो सेंटीमीटर में दी हुई है। तो 2π/λ, लैम्डा हम निकाल चुके, यहाँ पर 400 रख दीजिए। एक बार 400 रखेंगे, एक बार ये 0.5, एक बार λ/2, एक बार 3λ/4। तो ये अलग अलग रेडियन में वैल्यू आ जाएंगी।
केवल इसमें रखनी है जो जो वैल्यू है ना, डेल्टा एक्स जो आपको दिया हुआ उसको रखना है, बस लैम्डा निकालना था इस सवाल में, मेन चीज़ ये थी। एक ट्रांसवर्स डिस्प्लेसमेंट है किसी स्ट्रिंग का जो दोनों ही एंड से क्लैम्ड है, बंद है, वो कुछ इस तरीके से दिया गया है। एक्स और वाई मीटर में है, टी आपका सेकंड में है, जो लेंथ है स्ट्रिंग की 1.5 मीटर दी हुई है, और मास आपको 3 × 10⁻² kg दिया। आपको बताना है कि क्या ये फंक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है ट्रैवलिंग वेव या स्टेशनरी वेव। आपको जो सुपरपोजिशन है दो वेव का अपोजिट डायरेक्शन में, इसको इंटरप्रेट करना है, एनालाइज करना है, और उसके बाद बताना है इसकी यहाँ की फ्रिक्वेंसी, वेवलेंथ और स्पीड क्या है, एक जो दो कंबाइंड वेव है उनकी। टेंशन भी बताना है आपको। तो ये जो इक्वेशन है, जनरल इक्वेशन, अगर आप स्टेशनरी वेव की देखें तो वो होती है 2a sin kx cos ω t। यहाँ साइन भी है, इधर साइन भी है, कॉस भी है, तो 2a sin kx cos ω t से अगर इसको इक्वेट करें तो 2a ये हो जाएगा, k ये हो जाएगा, और ओमेगा इतना हो जाएगा 120 तो ये सारी चीज़ें हमारी इससे मैच हो रही है। तो ये जो फंक्शन है ये स्टेशनरी वेव बता रहा है आपको। अब एक ट्रैवलिंग वेव जो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में है वो इस तरीके से दी जाती है, राइट। y1 हम मान लेते हैं इसको, a sin ω t - kx। अब जो नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में हो रही है वो क्या होती है, वो होती है -a sin ω t + kx। ये आपका हो जाएगा y2। सुपरपोजिशन करेंगे तो क्या करेंगे, इस y1 को y2 से जोड़ दीजिए, यानी कि ये यहाँ से यहाँ तक को आपको यहाँ से यहाँ तक जोड़ना है, दोनों को जोड़ दीजिए, क्योंकि माइनस साइन था इसलिए माइनस आ गया। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करना है आपको, थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री की चीज़ पता होनी चाहिए कि साइन a - b कैसे खुलता है, साइन a + b कैसे खुलता है, कई चीज़ें इसमें कैंसिल आउट हो जाएगी। अल्टीमेटली आपको ये मिलेगा वैसे k की जगह हमने 2π/λ लिख दिया बस, और ओमेगा की जगह 2πf फ्रीक्वेंसी 2π कर सकते हैं इसको। अब ये जो चीज़ आई ना, इसको इसके साथ कंपेयर कर लीजिए। जैसे मैंने कहा था क्या क्या चीज़ें कंपेयर करेंगे, ये 2π/λ है, ये 2π/3 है, तो लैम्डा कितना हो गया 3, डायरेक्ट कंपेयर करके आ जाएगा, लैम्डा आपका 3 आ गया। देखिए दोनों कंपेयर भी कर सकते हैं, लैम्डा 3 आ जाएगा, और क्योंकि 2πf है या 2π फ्रिक्वेंसी, ये सीधा 120 पाई के बराबर है, इन दोनों को इक्वेट करेंगे तो आपकी फ्रिक्वेंसी आ जाएगी 60 हर्ट्ज। अब v = L लैम्डा होता है या फ्रिक्वेंसी इंटू लैम्डा होता है, तो वेलोसिटी पे आ जाएगी 60 × 3, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, 180 मीटर/सेकंड आ गया। अब जो वेलोसिटी है, क्योंकि ट्रांसवर्स वेव है, ट्रैवल कर रही है स्ट्रिंग में, तो v इक्वल होता है √T/μ। वेलोसिटी आपने निकाल ली, मास आपको दिया हुआ है, सवाल में दिया हुआ है, लेंथ भी दिया हुआ है, तो मास पर यूनिट लेंथ पहले निकाल लें, इन दोनों को डिवाइड कर लें, 3.0 × 10⁻² और 1.5 को, तो ये मास पर यूनिट लेंथ हो गया, μ = m/l। तो ये तकरीबन ये संख्या आ गई। जो टेंशन है इसमें निकालना है, टेंशन कैसे निकालेंगे, ये μ² इंटू मतलब v² इंटू म्यू, तो v² इंटू म्यू, v अपने पास है ही 180, म्यू अभी भी हमने निकाल लिया, ये दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए, टेंशन आपका 648 न्यूटन आ जाएगा। फॉर द वेव ऑन अ स्ट्रिंग डिस्क्राइब्ड इन exercise 15.11, do all the points on the string oscillate with the same frequency, phase, amplitude? Explain your answer. What is the amplitude of a point which is 0.375 meter away from one end? इस तरीके का कुछ एक्सप्रेशन था, अगर आपको याद हो तो इसका आंसर है यस यस नो, यानी कि एक्सेप्ट द नोड्स, एक्सेप्ट द नोड्स। इसका उत्तर ये है, कैसे आया इसके बारे में बात करते हैं। देखिए जितने पॉइंट्स हैं वो अगर ऑसिलेट करें सेम फ्रीक्वेंसी से, कहाँ नहीं करेंगे। अगर मैं इस तरीके से ये बनाऊं, वेव बनाऊं, तो यहाँ पर नोड होता है या एंटी नोड है, यहाँ नोड है, यहाँ एंटी, ये सारे पॉइंट नोड हैं, बाकी ये एंटी नोड्स हैं। तो नोड पे जो फ्रीक्वेंसी होती है, या फिर ये कहें कि जो भी इसका मूवमेंट होता है वो आपका 0 है, यानी कि सारे पॉइंट्स ऑसिलेट कर रहे हैं उसी फ्रीक्वेंसी से। यहाँ पर कहाँ पर नहीं हो रहा है, 0 फ्रीक्वेंसी, मतलब यहाँ इस जगह पे। तो इसीलिए इसका उत्तर है जो पहला आपने यहाँ देखा कि हाँ फ्रीक्वेंसी ठीक है,
फेज ठीक है, लेकिन जहाँ की बात करें तो यहाँ पर इस जगह पे एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होती है, एम्पलीट्यूड आपका सबसे कम होता है। तो इसलिए इसका आंसर है पहले वाले का, ये का इसका यस, केवल नोट्स को छोड़ के। ये भी यस है, नोट्स को छोड़ के इसका एम्पलीट्यूड है नहीं। तो जितने भी पॉइंट्स हैं वाइब्रेटिंग लूप में उनका सेम फेज होगा। जैसे पहला वाला अगर देखें, क्योंकि हमने कहा सेम फ्रीक्वेंसी होगी, तो हमने ये कहा सेम फ्रीक्वेंसी, नोड के पास जीरो फ्रीक्वेंसी होगी। इसी तरीके से सेम फेज होगा नोड्स को छोड़ के बस। और तीसरे इसमें अलग अलग एम्पलीट्यूड से ये वाइब्रेट करेंगे। किसी भी इसमें एम्पलीट्यूड आप देख ही पा रहे हैं कि नोड्स पे जाके वो जीरो हो जा रहा है। अब दूसरा पार्ट जो है इस क्वेश्चन का वो है कि हमारे पास ये इस तरीके की इक्वेशन थी। ये जो इक्वेशन है इसमें हमको x की जगह रखना है 0.375, x की जगह इस जगह पे, और टाइम रखना है 0, t0, x की जगह 0.375, और यही क्वेश्चन में दिया हुआ है। क्वेश्चन में कहा गया है कि एम्पलीट्यूड क्या होगी अवे फ्रॉम वन एंड इस पॉइंट पे। टाइम 0 पे अगर रखें और एम्पलीट्यूड x इक्वल टू 0.375 दें, तो हमको पता लगाना है कि डिस्प्लेसमेंट कितना होगा इस x पे। तो x यहाँ रखेंगे, y निकालेंगे, x की जगह आप तब्दील कर दीजिए 0.375, t की जगह 0, और जो वैल्यू आती है जैसे 2π/3 है, ये अल्टीमेटली मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.25 पाई बनेगा, cos 0 तो वैसे ही 1 होता है, तो ये 1 आ जाएगा। तो यहाँ पर 0.06 साइन ये है आपका π/4, ये π/4 आएगा, और साइन π/4 क्या होता है, ये होता है 1/√2, और 0.06 तो है ही, मल्टीप्लाई करिए इसको 0.042 मीटर। यहाँ पर कुछ फंक्शन दिए हैं x और t के, जो रिप्रेजेंट करते हैं डिस्प्लेसमेंट, ट्रांसवर्स या लॉन्गिट्यूडनल इलास्टिक वेव में। आपको बताना है कि कौन सा इसमें ट्रैवलिंग वेव है, कौन सा इसमें स्टेशनरी वेव है, या दोनों ही नहीं है। पहले में देखिए y इक्वल टू 2 cos 3x और साइन ओमेगा टी, ये स्टेशनरी वेव दिखा रहा है आपको, ये स्टेशनरी वेव है। क्यों? क्योंकि यहाँ देखिए ये 3x यानी कि kx के इक्विवेलेंट है, ये 10t यानी कि ओमेगा टी के इक्विवेलेंट है। ये अलग अलग सेपरेटली इक्वेशन में विद्यमान है, तो इसका मतलब ये स्टेशनरी वेव है। अगले में जाएंगे तो जो इक्वेशन है इसमें कोई हार्मोनिक टर्म आपको नहीं दिख रहा है, न कॉस न साइन दिख रहा है आपको, कोई भी हार्मोनिक टर्म नहीं है। इसका मतलब ना तो ये आपकी ट्रैवलिंग वेव है, ना ही ये स्टेशनरी वेव है, तो ये दोनों ही नहीं है। सी में देखें तो यहाँ पर साइन का कंपोनेंट है, कॉस का कंपोनेंट है, ओमेगा आपके पास टी भी है और के एक्स भी है। तो एसेंशियली ये दो वेव्स का कॉम्बिनेशन है। ए साइन मतलब ये जो एक था, ये एक था पहला वाला, ये उसी तरीके से दो हैं जो प्लस के साथ जुड़े हुए हैं। यानी कि जो इक्वेशन यहाँ पर आ रही है वो ट्रैवलिंग वेव है, क्योंकि जो हार्मोनिक टर्म्स है के एक्स ओमेगा टी इस कॉम्बिनेशन में आ रहा है। इसका मतलब ये आपका ट्रैवलिंग वेव है, जिसको हम ट्रैवलिंग वेव कह देते हैं। फिर अगला जो है इसमें कॉस साइन का टर्म है, यहाँ पर भी कॉस साइन का टर्म है, दोनों जुड़े हुए हैं, तो ये भी वेव तो है। सीधी सी बात है कि पहले तो वेव तो है, लेकिन ये स्टेशनरी वेव है। इसका कारण क्या है? क्योंकि जो के एक्स मतलब यहाँ ये वाला टर्म और ये ओमेगा टी, ये अलग अलग आ रहे हैं आपके टर्म्स में, मतलब यहाँ अलग है, यहाँ अलग है। ये इसमें कॉम्बिनेशन में आते हैं, इसमें अलग अलग आते हैं, तो दोनों में अलग अलग है। और कॉम्बिनेशन किसका है? एक ए वेव दो वेव, यानी कि दोनों सुपरपोजिशन हो रहा है, लेकिन सुपरपोजिशन किसका है? ये स्टेशनरी वेव का है। ओके, तो एस डब्ल्यू लिख देते हैं इसके आगे। एक वायर है, स्ट्रेच है दो रिजिड सपोर्ट के बीच में, वो वाइब्रेट कर रहा है उस अपनी फंडामेंटल मोड से, जिसकी फ्रीक्वेंसी है 45 हर्ट्ज। जो मास है इस वायर का वो तकरीबन 3.5 इंटू 10⁻² kg है, और लीनियर मास डेंसिटी उसकी इतनी है। आपको बताना है स्पीड क्या है इस ट्रांसवर्स वेव की स्ट्रिंग पे, और टेंशन क्या है इस स्ट्रिंग का। तो मास जो है वायर का, वो मास हमको दिया हुआ है, लीनियर मास डेंसिटी हम निकालेंगे म्यू। अब जानते हैं कैसे निकालते हैं, मास पर यूनिट लेंथ, वो आपको यहाँ दिया ही हुआ है ना, kg/मीटर, यानी कि ऑलरेडी दिया हुआ है। फ्रीक्वेंसी आपको 45 हर्ट्ज यहाँ पर दी हुई है, तो डायरेक्ट हम 45 हर्ट्ज लिख देते हैं, जो कि यहाँ पर देख पा रहे हैं आप। अब जो लेंथ आएगा क्या आएगा, देखिए मेन चीज़ ये है कि हमारे पास m/l यानी कि म्यू दिया हुआ है, और अगर हम इससे l निकालना चाहें तो क्या करेंगे, m/म्यू कर लेंगे, अगर इसको रीअरेंज करें तो। अब हमारे पास m भी है जो यहाँ दिया हुआ है, म्यू भी है जो सवाल में खुद दिया हुआ है, दोनों को डिवाइड कर लीजिए, लेंथ आ जाएगा। लेंथ आपका 0.875 आ रहा है। अब हम जानते हैं कि जो वेवलेंथ है स्टेशनरी वेव की, वो किस तरीके से रिलेटेड है लेंथ से,
लैम्डा इक्वल टू 2L/n, जहाँ पर n क्या होता है, नंबर ऑफ कितने नोड्स बन रहे हैं उस वायर में। तो लैम्डा इक्वल टू 2L/n, ये वेवलेंथ होती है, किस तरीके से रिलेटेड है आपके लेंथ से और कितने नोड्स हैं इस वायर में, ऐसे। अगर हम n को 1 माने तो जैसे था लैम्डा इक्वल टू 2L/n, n 1 है तो लैम्डा कितना हो जाएगा 2 इंटू एल। एल हम निकाल चुके, ट्वाइस कर दीजिए इसका, 1.75 मीटर आ गया। अब हमारे पास लैम्डा आ गई है और फ्रीक्वेंसी तो खैर दिया ही हुआ है, तो वेलोसिटी निकल जाएगी v इक्वल टू एन लैम्डा, न्यू लैम्डा। तो 45 हमारे पास फ्रीक्वेंसी थी, ये अभी भी हमने लैम्डा निकाल लिया, दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए, 78.75 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। ऐसे हम जानते हैं कि जो v है वो अंडर रूट टी बाय म्यू से दी जाती है। अगर आप t निकालना चाहें तो क्या करेंगे, इसका v स्क्वायर करिए और म्यू से मल्टीप्लाई कर दीजिए। यानी कि आपको करना क्या है, इसका स्क्वायर करना है, मल्टीप्लाई कर दीजिए आप म्यू से। म्यू हमारे पास ऑलरेडी था, सवाल में दिया हुआ है, तो इस संख्या को आप म्यू से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 248.06 न्यूटन आ जाएगा। 1 मीटर लॉन्ग ट्यूब है, ओपन है एक एंड से, और इसका मूवेबल पिस्टन है दूसरे एंड में। ये एक रेजोनेंस दिखाता है जिसकी फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी सोर्स की जो ट्यूनिंग फोर्क फ्रीक्वेंसी 340 हर्ट्ज है, और जो ट्यूब लेंथ है वो इतना है 25.5 सेंटीमीटर और 79.3 सेंटीमीटर। आपको एस्टिमेट करना है, बताना है स्पीड ऑफ साउंड एयर में कितनी होगी इस टेम्परेचर में, और जो एज इफेक्ट्स है इसको आप निगलेक्ट कर सकते हैं। तो क्या क्या चीज़ दी हुई है, फ्रीक्वेंसी आपको ट्यूनिंग फॉर्क की दी हुई है 340 हर्ट्ज, और क्योंकि जो पाइप है इसमें एक सवाल में दिया हुआ है कि ये अटैच है पिस्टन से एक एंड पे, यानी कि यहाँ पर ये क्लोज्ड एंड है और दूसरी जगह इसका ओपन एंड है। ये क्लोज्ड एंड एंड ओपन एंड, तो क्लोज्ड एंड और ओपन एंड में कैसे वेव बनती है आपकी, इस तरीके की, यानी कि यहाँ से जो L1 है वो करीबन पूरी की पूरी कितनी होती है, यहाँ से यहाँ तक होती है लैम्डा, यहाँ से यहाँ तक कितना होता है लैम्डा बाय 2, तो यहाँ से यहाँ तक कितना हुआ लैम्डा बाय 4। तो ये 1/4 जो वेव हुई वो आपकी लैम्डा बाय 4 है, यानी कि L1 आपका लैम्डा बाय 4 है। ये सिस्टम आपके ऑड हार्मोनिक्स बनाते हैं, जो सिस्टम यहाँ पर दिया हुआ है। तो फंडामेंटल नोड इस क्लोज पाइप का होगा, L1 होगा लैम्डा बाय 4। क्या क्या चीज़ दी हुई है ध्यान रखिएगा, उसको अंडरलाइन किया है मैंने। अब L1 जो है आपका 25.5 आपको दिया हुआ है, तो 0.255 कर देते हैं, मीटर में कर देते हैं। और क्योंकि हम देख रहे हैं L1 अभी भी हमने कहा कि लैम्डा बाय 4 है, तो लैम्डा निकालने के लिए L1 को 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी कि 0.255 को 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, मल्टीप्लाई करेंगे 1.02 आ जाएगा। आपके पास लैम्डा आ गया। फ्रीक्वेंसी ऑलरेडी दी हुई है 340, क्वेश्चन में मैंने अंडरलाइन किया था उसको। तो अगर आप स्पीड निकालना चाहें तो v इक्वल टू न्यू लैम्डा फ्रीक्वेंसी इंटू दिस लैम्डा, मल्टीप्लाई कर लीजिए, 346.8 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। एक स्टील रॉड है, 100 सेंटीमीटर इसकी लेंथ है, वो मिडिल में बीच में क्लैम्प की गई है। जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है लॉन्गिट्यूडनल वाइब्रेशन की इस रॉड की, वो 2.53 किलो हर्ट्ज है। आपको स्पीड बताना है साउंड का इस स्टील में। तो क्या क्या चीज़ दी हुई है पहले देख लीजिए। पहली चीज़ तो लेंथ दी है, ये 100 सेंटीमीटर है, लिख लिया इसको, ये 1 मीटर है बेसिकली, 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर। ऐसी आपको फ्रीक्वेंसी दी है 2.53 किलो हर्ट्ज। 2.53 किलो को आप 10 की पावर 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 10 की पावर 3 हर्ट्ज हो गया। अब जब रॉड को हमने क्लैम्प किया मिडिल में, तो जो फंडामेंटल मोड वाइब्रेशन का रॉड का होगा, एक क्वेश्चन में भी दिया हुआ है कि एट द मिडिल, यानी क्लैम्प किया है तो यहाँ पर इस जगह पे आपका नोड बनेगा, इन दोनों जगह पे एंटी नोड बनेगा। यहाँ से यहाँ तक लेंथ है, यहाँ क्लैम्प किया गया, इसका मतलब सीधी सी बात है यहाँ नोड बनेगा। ये दोनों खुले हैं तो यहाँ एंटी नोड बनेगी। तो कैसे बन गया ये, आप जानते हैं कि यहाँ से यहाँ तक अभी भी हमने देखा था लैम्डा बाय 4 होता है, यहाँ से यहाँ तक लैम्डा बाय 4 होता है, या ये कहें कि यहाँ से यहाँ तक लैम्डा बाय 2 होता है। तो एल देखें तो लैम्डा बाय 4, लैम्डा बाय 4, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक ऐड करेंगे तो लैम्डा बाय 2 आएगा। यानी कि लैम्डा क्या हो गया, एल को 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2L, यानी कि एल आपका 1 मीटर है, तो 1 मीटर यहाँ रखेंगे तो 2 मीटर आ गया। अब v इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इंटू लैम्डा, लैम्डा आपके पास है, फ्रीक्वेंसी आपके पास ये है, दोनों को मल्टीप्लाई करिए, आपकी वेलोसिटी आ जाएगी 5.06 इंटू 10 टू द पावर 3 मीटर पर सेकेंड। एक पाइप है 20 सेंटीमीटर उसकी लेंथ दी है, वो क्लोज है, बंद है एक एंड से। कौन सी हार्मोनिक मोड इस पाइप की वो रेजोनेट करेगी या एक्साइटेड होगी
430 हर्ट्ज सोर्स है, फ्रीक्वेंसी इस सोर्स की दी हुई है, यहाँ आपको लेंथ मिला हुआ है, और क्या जो सेम सोर्स है वो उस पाइप के साथ भी रेजोनेंस करेगा जिसके दोनों एंड ओपन हो। आपको स्पीड ऑफ साउंड एयर में लेनी है 340 मीटर पर सेकेंड। तो उत्तर इसका है फर्स्ट यानी कि फंडामेंटल, और दूसरे का उत्तर है नो। कैसे आया है इसको देखते हैं। लेंथ आपके पास 20 सेंटीमीटर है, इसको आप बदल दीजिए 0.2 मीटर में ले आइए इसको। जो सोर्स फ्रीक्वेंसी है वो क्या है, क्वेश्चन में भी दिया हुआ है, ये आपकी एनथ यानी कि नॉर्मल मोड फ्रीक्वेंसी का वी है, 430 हर्ट्ज है, और सोर्स फ्रीक्वेंसी आपकी एनथ है। कहने का तात्पर्य यह है कि अगर स्पीड जो क्लोज पाइप है इसमें जो एन नंबर का जो नॉर्मल मोड फ्रीक्वेंसी होगी वो कैसे दी जाती है, वो है हमारे पास रिलेशन वी एन, जो एनथ फ्रीक्वेंसी है वो दी जाती है 2n-1 v/4l। अब देखिएगा ये क्लोज पाइप में एनथ नॉर्मल मोड, अगर ये ओपन होता तो अलग तरीके से होती है ना, ये हमारे पास ये क्लोज पाइप का फॉर्मूला ऑलरेडी है। अभी वी एन फ्रीक्वेंसी आपको बताई गई है कि ये 430 हर्ट्ज से क्वेश्चन में दिया हुआ है। 430 को इसके बराबर कर देंगे, हमारे पास वेलोसिटी भी दी हुई है 340, इसकी जगह हम 340 रख देंगे। एल की जगह 20 सेंटीमीटर दिया है जिसको हमने 0.2 मीटर कर लिया, वो यहाँ रख देंगे। ये आपकी वेलोसिटी हो गई, ये आपका लेंथ हो गया, और इसको बराबर किया हमने 430 यानी कि वी एन से, जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ है। इससे एन निकालेंगे, इक्वेट करिए, एन निकालिए, एन का तकरीबन आपका 1 आएगा। इसका सीधा मतलब है कि जो पहला मोड है वाइब्रेशन का फ्रीक्वेंसी का, वो रेजोनेंटली एक्साइट हो रहा है जो सोर्स दिया है। अब यहीं पर अगर ये पाइप ओपन होता दोनों एंड से तो फ्रीक्वेंसी क्या होती है, nth मोड वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी का क्या होता, Vn होता n इंटू वी बाई 2l। n निकालना चाहे तो क्या होगा, Vn इंटू 2l बाई वी, इस तरीके से। तो 2 हो गया, l हो गया आपका 0.2, ये भी दिया हुआ है। Vn अभी हमने देखा 430, और ये खैर ये तो सवाल में ही दिया हुआ है। ये आपकी Vn मतलब ये आपकी फ्रीक्वेंसी है, और ये स्पीड हो गया आपका। तो आपके पास 0.5, इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा। और क्योंकि यहाँ पर 0.5 आया है, बहुत ध्यान से देखिए कि जो नंबर ऑफ मोड है वाइब्रेशन, ये n तो आया ना, जो जितने n आए यानी कि नंबर ऑफ मोड जो वाइब्रेशन का आ रहा है वो इंटीजर नहीं है, 0.5 है। अगर इसको इंटीजर में चेंज करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि जो जिस सोर्स की बात हो रही है ये रेजोनेंट वाइब्रेशन ओपन पाइप में नहीं बना पाएगा, नहीं दे पाएगा। तो दिस गिवन सोर्स डज नॉट प्रोड्यूस अ रेजोनेंट वाइब्रेशन इन एन ओपन पाइप। अब दो सितार हैं जिनकी स्ट्रिंग ए और बी है, ये सारे गामा पाधा निसा का गा, सारे गा को प्रोड्यूस कर रहे हैं, या जो थोड़ा सा आउट ऑफ ट्यून है, और थोड़ा सा आउट ऑफ ट्यून है तो इसमें बीट पैदा होगी जिसकी फ्रीक्वेंसी है करीबन 6 हर्ट्ज है। जो टेंशन है स्ट्रिंग ए में वो थोड़ी सी रिड्यूस की गई, तो जो बीट फ्रीक्वेंसी बन गई 3 हर्ट्ज, 6 से 3 हो गई। ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी ए की अगर 324 हर्ट्ज है, इसकी ओरिजिनल 324 है, तो बी की आपको बतानी है कितनी फ्रीक्वेंसी थी। जो फ्रीक्वेंसी है स्ट्रिंग ए की वो कैसे है, एफ ए 324 हर्ट्ज ये बताया गया है। आपको एफ बी निकालनी है, बीट फ्रीक्वेंसी आपको n = 6 दी हुई है। अब बीट फ्रीक्वेंसी के लिए क्या रिलेशनशिप है हमारे पास, n है आपका एफ ए प्लस माइनस एफ बी, यानी कि प्लस माइनस दोनों करना पड़ेगा, एक बार एफ ए प्लस एफ बी, एक बार एफ ए माइनस एफ बी। ये कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा हमें नहीं पता ना अभी, इसलिए दोनों लेंगे। और साथ में मॉडुलस लगाया हुआ है, यानी कि नेगेटिव साइन आता है तो उसका मॉडुलस आप ले लेंगे, पॉजिटिव कर देंगे उसको। तो जो n दिया हुआ है देखिए आप, पहले 6 दिया हुआ है, 6 दिया हुआ है तो 6 ले लेंगे। एफ ए 324 दिया हुआ है, एफ बी आपको पता नहीं, तो इस संख्या से एक बार प्लस करेंगे तो एफ बी आपका एक वैल्यू आएगी, एक बार ये माइनस यूज करेंगे इसके बीच में तो 318 आएगी। अब जैसे ही टेंशन बढ़ता है तो फ्रीक्वेंसी कम होती है, मतलब बढ़ती है, यानी कि फ्रीक्वेंसी डिक्रीज विद डिक्रीज इन टेंशन, मतलब टेंशन को डिक्रीज करेंगे तो फ्रीक्वेंसी भी आपकी डिक्रीज होगी, या उल्टा कह लीजिए टेंशन बढ़ाएंगे तो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगी। क्यों, क्योंकि फ्रीक्वेंसी बिल्कुल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है स्क्वायर रूट टेंशन के। फ्रीक्वेंसी आपकी स्क्वायर रूट ऑफ टेंशन के से डायरेक्टली रिलेटेड है। तो इसका सीधा मतलब है कि 330 हर्ट्ज तो हो नहीं सकती इस डिस्कशन से, तो इसका मतलब 318 हर्ट्ज ये एफबी की फ्रीक्वेंसी होगी। आपको बताना है कि इन साउंड वेव अ डिस्प्लेसमेंट नोड इज अ प्रेशर एंटी नोड एंड वाइस वर्सा। एक एक करके लेंगे इसमें। तो नोड एक ऐसा पॉइंट होता है जहां पर
अगर मैं इस तरीके से बनाऊँ इसको, ये वेव है। ये पॉइंट जो देख रहे हैं 1 2 3 यहाँ पर, ये जो पॉइंट है ये आपके जो ये वाले पॉइंट है ये आपके ऐसे नोड है या नोड है जहाँ पर एम्पलीट्यूड इस वाइब्रेशन की सबसे कम होती है और प्रेशर सबसे अधिक होता है। या आप ये कहें कि ये जो एंटी नोड्स हैं ये वो पॉइंट होते हैं जहाँ पर एम्पलीट्यूड इस वाइब्रेशन का मैक्सिमम होता है और प्रेशर मिनिमम होता है। इसका मतलब कि जो डिस्प्लेसमेंट है या डिस्प्लेसमेंट नोड है वो प्रेशर एंटी नोड है और वाइस वर्सा कह सकते हैं जो सवाल में दिया हुआ है। इस तरीके से इसको एक्सप्लेन करेंगे आप। Bat can ascertain distance, directions, note and sizes of the obstacles without any eyes. बगैर आंखों के ही बैट चमगादड़ ये दूरी, डायरेक्शन, क्या टाइप का ऑब्जेक्ट है, क्या साइज है उसका, वो पता कर सकते हैं। इनके पास एक बहुत अचूक बाण है जिसे कहते हैं हाई फ्रिक्वेंसी अल्ट्रासोनिक साउंड वेव्स। बैट जो है हाई फ्रिक्वेंसी अल्ट्रासोनिक साउंड वेव्स छोड़ते हैं और ये जो वेव्स है ये टकराती हैं ऑब्जेक्ट से, वापस ऑब्स्टेकल से और फिर वापस आती है। तो बैट जो है वो एक रिफ्लेक्टेड वेव, उन्होंने एक इंसिडेंट वेव फेंकी और एक रिफ्लेक्टेड वेव उनके पास आती है कुछ एक अलग फ्रिक्वेंसी से। इससे क्या करते हैं कि उनका जो सेंसरी ऑर्गन्स है वो डिस्टेंस, डायरेक्शन, नेचर और साइज पता कर लेते हैं इसका। तो असली चीज़ बस ये है इनके पास। वायलिन नोट एंड सितार नोट may have the same frequency yet we can distinguish between the two notes. अब दोनों के तारों की, वायलिन हो चाहे सितार हो, उनकी एक फ्रीक्वेंसी हो सकती है लेकिन फिर भी हमें पता लग जाता है कि कौन सी आवाज़ वायलिन से आ रही है, कौन सी आवाज़ सितार से आ रही है। ये कैसे होता है? इस तरीके से होता है कि हमारे पास ओवरटोन्स होती हैं। तो ओवरटोन जो होती हैं, जो सितार और वायलिन से बज रही हैं, जो स्ट्रेंथ है इन ओवरटोन की ये अलग अलग होती है। आपने आवाज़ के बारे में सुना होगा कि दो लोगों की आवाज़ सेम है तो पता कैसे करते हैं कि कौन सी किसकी है? वो हम करते हैं टिम्बर से, TIMBRE, क्वालिटी है टिम्बर। तो हम आराम से डिस्टिंग्विश कर सकते हैं नोट जो सितार और वायलिन से आ रहा है, उनकी सेम फ्रीक्वेंसी हो सकती है लेकिन ओवरटोन से पता चलता है हमें कि ये अलग अलग है। फिर इसके बाद ये है सॉलिड्स कैन सपोर्ट बोथ लॉन्गिट्यूडनल एंड ट्रांसवर्स वेव। सॉलिड दोनों सपोर्ट करते हैं, लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स वेव, लेकिन केवल लॉन्गिट्यूडनल वेव गैसेस में प्रोपोगेट करती है। उसका कारण है आपके मॉड्यूलसिटी या मॉड्यूलस, जो हमने यंग और बल्क और शेयर ये सब देखा था, उसमें कहीं छपा है इसका आंसर। सॉलिड के पास शेयर मॉडुलस होता है, यानी कि वो शेयरिंग स्ट्रेस सस्टेन कर सकते हैं। और चूंकि जो फ्लूइड्स हैं इनका कोई डेफिनेट शेप तो होता नहीं, तो वो शेयरिंग स्ट्रेस बनाते हैं, यानी कि जो प्रोपोगेशन हो रहा है ट्रांसफर वेव का वो इस तरीके से है कि वो शेयरिंग स्ट्रेस पैदा करेंगे इस मीडियम में। तो जो प्रोपोगेशन हो रहा है इस वेव का वो केवल सॉलिड में पॉसिबल है, गैस में नहीं है। अच्छा, जो सॉलिड और फ्लूइड्स है, इसके आगे मैं बढ़ा रहा हूँ कि जो सॉलिड और फ्लूइड है उनकी अपनी बल्क मॉडुलस या बल्क मॉडुलाई होती है, यानी कि वो कंप्रेसिव स्ट्रेस भी झेल सकते हैं। जो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स है वो सॉलिड में और फ्लूइड में दोनों में प्रोपोगेट कर सकती है। अगला जो है शेप ऑफ अ पल्स गेट्स डिस्टॉर्टेड ड्यूरिंग प्रोपोगेशन इन अ डिस्पर्सिव मीडियम। पल्स का जो शेप है वो डिस्पर्सिव मीडियम में जाके थोड़ा सा डिस्टॉर्ट हो जाता है। तो पल्स है क्या? पल्स एक वेव ही तो है, अलग अलग कॉम्बिनेशन है अलग अलग वेवलेंथ का। तो ये जो वेव है ये ट्रैवल करती है डिस्पर्सिव मीडियम में अलग अलग वेलोसिटी से, और ये पूरी तरह डिपेंड करता है कि इस मीडियम में जा रही हो। इस कारण से जो वेव पल्स है उसके शेप में डिस्टॉर्शन हो जाता है। एक ट्रेन है जो आउटर सिग्नल पे खड़ी है रेलवे स्टेशन की, ये एक विसल ब्लो करती है, जैसे फ्रीक्वेंसी इसकी 400 हर्ट्ज है स्टिल एयर में। आपको बताना है क्या फ्रीक्वेंसी है इस विसल की। एक प्लेटफॉर्म ऑब्जर्वर के लिए जब ट्रेन जो है वो प्लेटफॉर्म पे स्पीड इतने 10 मीटर पर सेकंड से आ रही है या फिर जा रही है, मतलब प्लेटफॉर्म को छोड़ रही है 10 मीटर पर सेकंड से, क्या स्पीड होगी साउंड की, दोनों केस में बताना है। और जो स्पीड है साउंड की स्टिल एयर में उसको आपको 340 मीटर पर सेकंड लेना है। तो फ्रीक्वेंसी विसल की दी हुई है, स्पीड आप लेंगे 340 जो यहाँ दिया हुआ है, जो स्पीड है ट्रेन की वो आपकी 10 मीटर पर सेकंड। तो इसके लिए सीधा फॉर्मूला है हमारे पास। अगर ट्रेन प्लेटफॉर्म की तरफ आ रही है या कहें कि ऑब्जर्वर रेस्ट पे है,
तो जो ऑब्जर्व्ड या अपरेंट फ्रीक्वेंसी होती है वो होती है v माइनस वी बाई वी माइनस वी एस बाई वी, यानी ये 340 है, ये 340 है, ये 10 है, और ये बाकी ये फ्रीक्वेंसी ओरिजिनल तो 400 है, तो 412 सुनाई देगी। जब ऑब्जर्वर रेस्ट पे है और ट्रेन रिसीड कर रही है, प्लेटफॉर्म से दूसरी तरफ जा रही है, बस इस माइनस को प्लस कर देना है और ये वाली सेम फॉर्मूला आपको लगा देना है, यानी कि सेम काम करना है। ये 340 यहाँ -10 था या +10 कर दीजिए तो 389 हर्ट्ज हो जाएगा। एक और चीज़ ये है कि जो स्पीड है वो दोनों ही केस में साउंड की वो चेंज नहीं होने वाली, वो तो वही रहेगी। फ्रीक्वेंसी में, अपरेंट फ्रीक्वेंसी में चेंज होता है। एक ट्रेन है, एक स्टेशन यार्ड में खड़ी हुई है, वो विसल देती है 400 हर्ट्ज। जो विंड है, हवा, वो बहने लगती है जो इस डायरेक्शन में यार्ड से स्टेशन की तरफ, स्पीड उसका 10 मीटर पर सेकेंड है। तो उसकी फ्रीक्वेंसी क्या हुई, वेवलेंथ क्या हुई, स्पीड क्या हुई साउंड की, उस ऑब्जर्वर अगर वो खड़ा है किसी स्टेशन प्लेटफॉर्म पे, और क्या ये सिचुएशन बिल्कुल सिमिलर है जब एयर, हवा स्टिल है और ऑब्जर्वर यार्ड की तरफ आ रहा है दौड़ते हुए, मान लीजिए 10 मीटर पर सेकंड पे। जो स्पीड है साउंड की स्टिल एयर में, वो आपको 340 मीटर पर सेकंड लेना है। पहले एक एक केस लेंगे। जो स्टेशनरी ऑब्जर्वर है उनकी चीज़ें लिख लेते हैं। 400 हर्ट्ज, 0.875 और 350, ये इसका उत्तर है। और रनिंग ऑब्जर्वर जो दूसरा पार्ट है, इसका उत्तर है नहीं, ऐसा नहीं, नॉट एग्जैक्टली आइडेंटिकल, एक जैसी नहीं होगी। तो अगर इसके बारे में हम सॉल्व करने की कोशिश करें तो स्टेशनरी ऑब्जर्वर के लिए जो फ्रीक्वेंसी है साउंड वेव की वो ये दी हुई है। ऐसी स्पीड जो है साउंड का वो 340 दिया हुआ है। स्पीड जो है विंड की वो आपकी 10 मीटर पर सेकंड दिया हुआ है। क्योंकि कोई मोशन नहीं है, रिलेटिव मोशन नहीं है सोर्स या ऑब्जर्वर में। देखिएगा, सोर्स और ऑब्जर्वर में कोई रिलेटिव मोशन नहीं है। जो फ्रीक्वेंसी है साउंड की, वो ऑब्जर्वर जो सुनेगा वो बिल्कुल सेम होगी जो सोर्स की तरफ से आएगी, 400 हर्ट्ज ही आएगी। अब आती है हवा की बारी। हवा ऑब्जर्वर की तरफ आ रही है, तो इफेक्टिव स्पीड जो है साउंड की वो बढ़ गई 10 से। केवल 340 की स्पीड 10 और बढ़ा दीजिए, क्योंकि ये इफेक्टिव स्पीड हो गई साउंड की, 10 से वो बढ़ गई हवा के कारण, 350 हो गई। तो यहाँ से सीधा हम वेवलेंथ निकाल सकते हैं। हमारे पास जो स्पीड v = n लैम्डा वाला फॉर्मूला है, तो जो इफेक्टिव ve है 350, क्योंकि 10 जुड़ गई, और ये आपका है 400। ये तो खैर 400 ही आया आपका, दोनों डिवाइड करेंगे लैम्डा आ जाएगा, ये आपका वेवलेंथ हो जाएगा। अगर रनिंग ऑब्जर्वर का केस देखें तो वेलोसिटी जो ऑब्जर्वर की है ये बताई गई कि 10 मीटर पर सेकंड से ये चल रहे हैं, दौड़ रहे हैं। अब ये सोर्स की तरफ आ रहे हैं, ऑब्जर्वर कहाँ मूव कर रहे हैं, सोर्स की तरफ। इस कारण से जो रिलेटिव मोशन होगा सोर्स या ऑब्जर्वर का, जो चेंज होगी फ्रीक्वेंसी में, वो है करीबन v डैश। हमको कैसे आएगा, v + v0 बाई v बाई न्यू। तो 340 में 10 को जोड़ना है यहाँ पर, 340 ये ओरिजिनल रहेगी, साथ में जो फ्रीक्वेंसी एक्चुअल थी वो 400 है, तो 411.76 आएगी। अब क्योंकि हवा स्टिल है, इफेक्टिव साउंड कितना हो जाएगा, 340 में आप 0 ही ऐड करेंगे, 340 मीटर पर सेकंड। इसका मतलब है कि सोर्स रेस्ट पे है, तो वेवलेंथ जो साउंड की वो चेंज नहीं होगी, लैम्डा 0.875 ही रहेगा। और ये इस कारण से जो दोनों सिचुएशंस हैं वो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल एक जैसे हैं, आइडेंटिकल है। तो ये सवाल जवाब हुए आपके इस टॉपिक पे, वेव्स के। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी आप सभी की।